अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नेटवर्क में जो कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं उनमें हब सबसे पहली डिवाइस स्टार टोपोलॉजी में हब कैसे काम करता है। हब में जो ड्रॉबैक्स थे, हब के जो इश्यूज थे, उनको हमने डिस्कस किया था। मेजर उसके 3 इश्यूज थे जिनको हमने देखा था, जिसकी वजह से हब फिर बाद में ऑब्सलीट भी हो गया। स्विच ने उसको टेक ओवर कर लिया। स्विच भी बिल्कुल वैसी एक डिवाइस है जैसे हब है, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती है। और लेकिन स्विच में आखिर ऐसी क्या बात है कि ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स हो गए। 1990 में जब स्विच ईजाद हुआ, अराउंड उसी टाइम पे, उसके बाद से आज तक स्विच को किसी और डिवाइस ने रिप्लेस नहीं किया कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी में। हब कुछ साल चला, लेकिन अपने ड्रॉबैक्स की वजह से, अपने इश्यूज की वजह से ऑब्सलीट हो गया। स्लो था, ट्रैफिक जनरेट करता था, सिक्योरिटी के इश्यूज थे। तो स्विच ने आखिर ऐसा क्या किया और उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस सेंस में कि हर लिहाज से, कोर्स वाइज भी, अगर आपने नेटवर्क्स में आगे जाना है तो ये समझ लें कि पहला स्टेप है स्विच के बारे में, स्विच की स्टडी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कॉन्सेप्ट्स आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये बेस है बिल्कुल नेटवर्किंग की। क्योंकि आज के दौर में ऑब्वियसली हब यूज़ नहीं होता, लेकिन स्विच हर जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुख्तलिफ वेंडर्स हैं। सिस्को में सबसे ज़्यादा सिस्को है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा भी स्विचेस मुख्तलिफ वेंडर्स की, मुख्तलिफ कंपनीज के होते हैं। तो इसकी कॉन्सेप्ट्स को, यानी स्विच के कॉन्सेप्ट्स को आपने बिल्कुल अच्छी तरह इसको क्लियर करना है। तो ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो लोग जो नेटवर्क्स में आगे अपने आप को देखते हैं कि भाई उन्होंने नेटवर्क्स में आगे जॉब करनी है या इस फील्ड में आगे जाना है, तो उनको स्विचेस और राउटर्स के बारे में बड़ी कमांड होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज कि हम देखते हैं स्विच के बेसिकली 3 फंक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहले कि भाई हाउ इट वर्क्स। स्विच के 3 फंक्शंस में, यानी किस तरह स्विच काम करता है। तो पहला फंक्शन उसका है एड्रेस लर्निंग। एड्रेस को लर्न करता है, वो कौन से एड्रेसेस होते हैं जिनको स्विच नोट डाउन करता है अपने पास। फिर है फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन मेकिंग करता है स्विच। तो हब के मुकाबले में ये थोड़ी सी स्मार्ट डिवाइस होगी, थोड़ी सी इसमें डिसीजन पावर होगी। और फिर ये लूप अवॉइडेंस, ये एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है, DCCN में हम इसको देखते हैं कि किस तरह से लूप क्रिएट होती है, और फिर इसके सॉल्यूशंस को हम राउटिंग स्विचिंग के कोर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम वापस अपने इस पे आए, मैं थोड़ा सा आपको इस पर समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ डायग्राम बना के। जैसे स्विच फॉर एग्जांपल, अगेन जिस तरह मैंने हब समझाया था, तो लेट्स सपोज कि स्विच मैंने कंसिडर किया, ये स्विच है ये, और इसके साथ मैंने वही 4 कंप्यूटर्स लगा दिए। ठीक है, मैंने इसके साथ वही 4 मशीन्स कनेक्ट कर दी। एक ये है, अच्छा, और सपोज मैं इसके साथ 4 मशीन्स ही कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, और इन मशीन्स, यानी जो कंप्यूटर्स हैं, ये पहला कंप्यूटर ये हो जाएगा, फिर दूसरा ये हो गया, फिर एक और मशीन लगा दी हमने इसके साथ। ठीक है, और ये चौथा कंप्यूटर है। अच्छा, कंप्यूटर्स में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडोज़ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आमतौर पे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनमें विंडोज़ इंस्टॉल होता है। लेट्स सपोज कि जो कंप्यूटर्स हैं, इनके मैंने मैक एड्रेसेस भी यहाँ शो कर। तो अभी ये एक फिजिकल एड्रेस है जो मशीन का है। मैं सिर्फ अस्यूम कर रहा हूँ, मैं उतना लंबा चौड़ा एड्रेस बार बार नहीं दिखता, तो मैंने कहा कि इसका मैक एड्रेस है 10,
इस कंप्यूटर का लेट्स सपोज मैक एड्रेस है 10 और जो दूसरी मशीन है इसका मैक एड्रेस है 20। समझाने के लिए मैंने मैक एड्रेसेस ये अस्यूम कर लिए, ठीक है। और इसका जो मैक एड्रेस है वो 30 है और जो लास्ट मशीन है इसका जो मैक एड्रेस है वो 40 है। कंप्यूटर में एड्रेसेस दो किस्म के ही होते हैं। एक आईपी एड्रेस होता है जो बाहर की कनेक्टिविटी के काम आता है कि अगर आपने अपने लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर किसी और से बात करनी है तो आईपी एड्रेस यूज़ होता है। और दूसरा फिजिकल एड्रेस होता है जो कंप्यूटर के मैन्युफैक्चर वो प्रोवाइड करता है और ये यूनिक एड्रेस है। ये मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहलाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में स्विच के ज़रिए जो कन्वर्सेशन होती है या जो कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर्स की वो थ्रू मैक एड्रेस ही होती है। और तो ये चार मैंने मैक एड्रेसेस रखे हैं। ये जो है हमारा ये स्विच है, ठीक। तो चूँकि मुझे अभी कुछ मैं लिख नहीं रहा इसमें यहाँ पर। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये पहला कंप्यूटर है, इसने जिसका मैक एड्रेस है 10, इसने डेटा सेंड करना है इस कंप्यूटर को जिसका मैक एड्रेस है 40, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है कि चाहे डिवाइस हब लगी हो या स्विच लगी हुई हो, कंप्यूटर पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ या कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये जो कंप्यूटर है ये क्या करता है कि ये सोर्स और डेस्टिनेशन का यानी कि एक जब डेटा सेंड करता है तो डेटा सेंड करते वक्त अपना मैक एड्रेस लिखता है और साथ में डेस्टिनेशन का भी मैक एड्रेस लिखता है। 10 और 40 एक किस्म का उसने फ्रेम बनाया और साथ में फिर कुछ डेटा होता है जो डेटा उसने कॉपी करना है। ये जो चीज़ है जिसमें सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस और फिर साथ में वो डेटा, इस चीज़ को फ्रेम कहा जाता है। ये चीज़ कहलाती है फ्रेम, यानी हम इसको फ्रेम कहते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलाकर, ठीक है। अच्छा, तो कंप्यूटर जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही कोई चीज़ डेटा को दूसरे कंप्यूटर की तरफ सेंड करना है तो ये एक फ्रेम बनाएगा जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस शामिल करेगा। अब ये चीज़ इस कंप्यूटर से निकलकर स्विच की इस पोर्ट पर आएगी। ये वाली जो पोर्ट है, 4 कंप्यूटर्स लगे हैं, मैं 4 पोर्ट्स पे 4 कंप्यूटर्स मैंने लगाए हुए हैं इस पर, ठीक है। अच्छा, मैं इन पोर्ट नंबर्स के नाम भी दे देता हूँ क्योंकि पोर्ट के ये जो पोर्ट नंबर्स होते हैं स्विच में इनके नाम लिखे हुए होते हैं, यानी पोर्ट नंबर्स बाकायदा मेंशन होते हैं स्विच में। तो मैंने कहा कि लेट्स सपोज ये पोर्ट नंबर 1 है और सपोज कि ये है पोर्ट नंबर 1 और ये जो है ये पोर्ट नंबर 2 है। फिर ये जो तीसरी पोर्ट है इसको भी हमने कह दिया पोर्ट नंबर 3 है और ये पोर्ट नंबर 4। ठीक है, अब ये 4 पोर्ट्स हैं स्विच के। हब में भी ऐसे ही होता है, पोर्ट नंबर्स होते हैं, स्विच में भी पोर्ट नंबर्स होते हैं। डेटा इस कंप्यूटर से निकल के उसको 40 पे आना है, यानी जिसका मैक एड्रेस 40 है, इसके लिए ये डेस्टिनेशन है। तो जैसे ये डेटा इस कंप्यूटर से निकलेगा और यहाँ से वो यानी निकल के इस पोर्ट पर आएगा, इस वाली पोर्ट पर। हब में क्या हो रहा था अगर आपको याद हो, जैसी डेटा इधर आता है, हब चूंकि उसमें सॉफ्टवेयर भी नहीं होता, कोई iOS नहीं है, उसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो सिंपल एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो हब तो ये करता था कि बस जैसी कोई सिग्नल बाहर से आए
उसने उन सिग्नल्स को तमाम पोर्ट्स पे फॉरवर्ड कर दिया, यानी फ्लडिंग कर दी, और उसी से इश्यूज क्रिएट हो रहे थे कि ट्रैफिक जनरेट हो रहा था नेटवर्क में। 10 MB की फाइल के जितने पोर्ट्स पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उतनी कॉपीज क्रिएट हो रही हैं, तो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, और उसके अलावा सिक्योरिटी के इश्यूज थे। स्विच में सॉफ्टवेयर होता है iOS जिसको कहते हैं। जब भी डेटा कंप्यूटर से निकल के इस पोर्ट पर आएगा तो स्विच क्या करता है, स्विच अपने पास एक मैक टेबल बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। स्विच अपने पास एक मैक टेबल बनाता है, और मैक टेबल में दो चीजें अपने पास रखता है, पोर्ट नंबर और उस जा देते हैं हम इसको वापस, दोबारा लिख लेते हैं। एक तो पोर्ट नंबर है, ठीक है, और दूसरा उस पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस लगा हुआ है। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये पोर्ट नंबर है 1, जो कि हमने पोर्ट नंबर 1 ही रखी हुई है। तो जैसे ही कोई डेटा बाहर से आएगा, याद रखें बाहर से डेटा पोर्ट पे पहुंचा, तो स्विच के पास जो iOS होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसको फ्रेमिंग समझ में आती है, उसको फ्रेम पढ़ना आता है। उसको ये पता है कि ये जो चीज़ आ रही है, ये जो फ्रेम बनकर आ रहा है, कंप्यूटर ने जो फ्रेम भेजा है, इसमें ये 3 चीज़ें, इनका क्या मतलब है। वो सबसे पहले देखता है कि ये इसका सोर्स मैक एड्रेस क्या है, और जो सोर्स मैक एड्रेस होता है उसको वो अपने पास नोट कर लेता है कि भाई मेरी पोर्ट नंबर 1 पे, यानी जो पोर्ट नंबर 1 है मेरी, उस पे लेट्स सपोज 10 आया, फौरन उसने अपने पास नोट कर लिया। ठीक है, इसको कहते हैं लुकअप टेबल या मैक टेबल। इसको कहा जाता है ये स्विच का मैक टेबल है। स्विच का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला काम यही होता है कि वो मैक टेबल जनरेट करता है अपना, यानी स्विच को जब पावर ऑन करते हैं तो ये अपना मैक टेबल बनाने की कोशिश करता है। और मैक टेबल का मतलब होता है कि वो देखता है कि किस पोर्ट पे कौन सा कंप्यूटर लगा हुआ है, उसका मैक एड्रेस क्या है, वो अपने पास नोट कर ले। वो नोट कैसे करता है कि जब भी कोई कंप्यूटर किसी भी किस्म का डेटा सेंड करेगा, वो डेटा उसकी पोर्ट पे आके हिट करेगा, और उस पोर्ट पे वो फौरन उस फ्रेम में से सोर्स को निकालेगा और अपने पास नोट कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा कि यार मैंने करना क्या है, वो जाएगा डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन है 4040। ठीक है, मैक टेबल में ज़ाहिर अभी तो नया मैक टेबल बनना शुरू हुआ है, तो 40 उसको नज़र ही नहीं आया कहीं। जब उसको डेस्टिनेशन नहीं मिलता अपने मैक टेबल में, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये जब उसके पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं है, तो स्विच भी वही करता है जो हब करेगा, यानी डेटा को फ्लड कर देगा, इधर भी फेंक देगा, इधर भी फेंकेगा और इधर भी फेंकेगा। तो भाई फिर आप ये कहेंगे कि इसमें और हब में फिर फ़र्क क्या हो गया। बहुत फ़र्क है इन दोनों में। कैसे? देखो, स्विच सिर्फ उस वक्त फ्लडिंग कर रहा है कि जब उसके पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मौजूद नहीं है। अच्छा, और अभी मैक एड्रेस उसके पास डेस्टिनेशन का मौजूद इसलिए नहीं है क्योंकि वो मैक टेबल अभी बना रहा है, जनरेट कर रहा है। अभी उसके पास क्योंकि नया नया ऑन हुआ है, कंप्यूटर्स ने मैसेजेस डालना शुरू किए हैं, तो अभी तो सिर्फ उसने इस पहले वाले कंप्यूटर का मैक एड्रेस अपने पास नोट कर लिया। 40 देखा, उसको नहीं मिला, उसने फ्लडिंग कर दी। अब ये फ्रेम जो है वो 20 के पास भी गया, उसने देखा कि भाई ये मेरा तो नहीं है, इग्नोर कर दिया। 30 के पास गया, उसने भी इग्नोर कर दिया। जब 40 के पास गया तो 40 के पास उसने कहा हाँ यार ये तो मुझसे ही कुछ पूछा जा रहा है, ये मेरे पास ही, मैं ही 40 हूँ, तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये डेटा यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो पिंग का मैसेज था कि जिसमें कनेक्टिविटी टेस्ट हो रहा था, तो 40 ने रिप्लाई बैक किया। जब 40 रिप्लाई बैक करेगा तो अब सोर्स ये 40 हो जाएगा और डेस्टिनेशन 10 हो जाएगा, क्योंकि रिप्लाई वो उसी को कर रहा है 10 को।
तो ये कंप्यूटर भी फौरन एक फ्रेम बनाएगा, ठीक है, और उसमें कहेगा भाई 40 मैं हूँ, सोर्स डेस्टिनेशन 10 है, और साथ में वही पिंग का डेटा है, जो भी डेटा है वो है, ठीक है। और अब इस फ्रेम को वो 40 कंप्यूटर जो है वो यहाँ से भेजेगा स्विच की तरफ। स्विच की इस पोर्ट पर, पोर्ट नंबर 4 पे जब वो डेटा आएगा, तो स्विच को तो यही सिखाया गया है उसके सॉफ्टवेयर में कि जब भी बाहर से कोई डेटा आए तो उसका जो सोर्स एड्रेस है उसको अपने पास नोट कर लो फौरन। फौरन गया ये, उसने कहा अच्छा 4 पोर्ट नंबर जो 4 है मेरी, उस पे एक एड्रेस लगा हुआ है, और वो जो एड्रेस है वो है 40, नोट कर लिया उसने, ठीक है। पहले तो उसने नोट किया, उसके बाद फिर वो गया डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है। पहले सोर्स को अपने पास नोट करता है और फिर जाता है डेस्टिनेशन की तरफ। हब बेचारा इन चीज़ों से फारिग था बिल्कुल, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता था क्या 40 है क्या 10 है, कोई मैक एड्रेस। स्विच चूँकि इसमें सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में उसके डिफाइन किया गया है कि भाई फ्रेम एक चीज़ होती है जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये फ्रेम बना के भेजता है, और ये फ्रेम बनाने का काम लेयर 2 का होता है, OSI की डेटा लिंक लेयर का काम होता है फ्रेम बनाना। तो जब उसने डेस्टिनेशन देखा, उसने कहा अच्छा डेस्टिनेशन है 10, तो फौरन मैक टेबल में गया। उसने कहा मैक टेबल में मैं क्या 10 को जानता हूँ? हाँ भाई मैं जानता हूँ 10 को। 10 मेरी किस पोर्ट पे लगा हुआ है, पोर्ट नंबर, क्योंकि उसने पहले नोट किया था पोर्ट नंबर 1 पे लगा है। तो इस बार ये डेटा फ्लडिंग नहीं करेगा, बल्कि डेटा को डायरेक्टली उस पोर्ट पे फेंकेगा, पोर्ट नंबर 1 पे, और ये इस कंप्यूटर को मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह 20 ने कोई मैसेज किया, तो 20 का पोर्ट मैक एड्रेस इस पोर्ट नंबर 2 पे नोट हो गया, पोर्ट नंबर 2 पे नोट हो जाएगा, ठीक है, 20 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर 30 ने कोई मैसेज सेंड किया तो 30 का पोर्ट नंबर 3 पे नोट हो जाएगा मैक एड्रेस 30 का। जब चारों मैक एड्रेसेस नोट हो गए तो अब इसका मैक टेबल कंप्लीट हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है स्विच का, इसको कहते हैं एड्रेस लर्निंग। ये जब स्विच पावर ऑन होता है तो सबसे पहला काम ही उसकी कोशिश होती है कि किस तरह मेरा मैक टेबल, लुकअप टेबल कंप्लीट हो जाए। याद रखें कि जब स्विच को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर्स जो हैं वो बैक एंड पे कोई ना कोई ब्रॉडकास्ट किसी किस्म की, कोई ना कोई मैसेज, सबसे कॉमन एग्जांपल है कि अगर नया कंप्यूटर लगा है तो इसको अपना आईपी एड्रेस चाहिए होता है, तो ये मैसेज भेजता है आईपी एड्रेस के लिए। अगर सर्वर लगा हुआ है कोई DHCP का, तो वो मैक एड्रेस के आईपी एड्रेस के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेजता है। किसी भी किस्म का मैसेज हो, उसका पोर्ट नंबर फिर यहाँ मैक एड्रेस उसका यहाँ नोट हो जाएगा। तो इसी तरह हर कंप्यूटर बैक एंड पे कोई ना कोई ब्रॉडकास्ट भेज रहा होता है। आरप की ब्रॉडकास्ट होती है, और भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, बल्कि इनफैक्ट आमतौर पे ये कहा जाता है कि नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में 60 to 70% मैसेजेस, ये जो ट्रैफिक होता है वो नहीं होता कि जो आप यूज़र जनरेट करता है, फाइल एक कॉपी करना है जैसे होता है। 60 to 70% ट्रैफिक वो होता है जो कंप्यूटर्स बैक एंड पे खुद जनरेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट ब्रॉडकास्ट। तो किसी ना किसी तरह बहरहाल ये मैसेज इन कंप्यूटर से निकल के इन पोर्ट्स पे पहुंचता ही है। तो स्विच इंतज़ार कर रहा होता है बैठा हुआ, जैसे ही कोई मैसेज आएगा मैं उसको नोट कर लूँगा अपने पास, और मैंने अपना मैक टेबल कंप्लीट करना है बस, ताकि फिर मैं एफिशिएंटली काम कर सकूं। तो अब ये चारों कंप्यूटर के मैक एड्रेसेस इसने अपने पास नोट कर लिए। इससे आसानी क्या होगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई कंप्यूटर आपस में बात करेगा, अब 20 को 30 से बात करनी थी, तो 20 ने फ्रेम बनाया 20/30 डेस्टिनेशन एड्रेस, ये फ्रेम यहाँ से निकल के इस पोर्ट नंबर 2 पे पहुंचा। स्विच ने 20 को हमेशा सोर्स को पहले वो नोट करेगा, अगर उसके पास है तो इग्नोर कर देगा, और अगर नहीं है तो अपने मैक टेबल में जगह दे देगा, ऐड कर लेगा। अगर पहले से ऐड हुआ हुआ है तो वो उसको इग्नोर कर देगा फिर, ठीक है, तो दोबारा ओवरराइट करने की ज़रूरत नहीं है उसको। फिर वो जाएगा डेस्टिनेशन पे, वो कहेगा अच्छा डेस्टिनेशन है 30, तो क्या 30 है मेरे पास? वो फौरन उसने मैक टेबल को सर्च किया, 30 उसको मिल गया, पोर्ट नंबर 3। तो जाहिर है अब उसको फ्लडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लडिंग सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगी जब किसी तरह से
आपके मैक टेबल में डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मौजूद नहीं है। 30 तो मौजूद है, उसने कहा वो डायरेक्ट मैं इसको पोर्ट नंबर 3 पे भेजूंगा और ये मैसेज डायरेक्टली मिल जाएगा। तो अब जितनी कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स की होगी वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी और इसमें कोई फ्लडिंग इन्वॉल्व नहीं होगी। तो अब आप ये देखें कि 10 MB की फाइल इसने भेजी, इस पोर्ट पे पहुंची, मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेंगी हब की तरह, वो 10 MB डायरेक्ट इधर भेजेगा और वो इसको मिल जाएगी। ट्रैफिक जनरेट बिल्कुल नहीं कर रहा स्विच, जिस तरह हब कर रहा था, 10 MB इधर भी फेंक रहा है, 10 MB इधर भी, 10 MB इधर भी। स्विच को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उसका मैक टेबल जनरेट हो चुका है, कंप्लीट कर चुका है मैक टेबल। तो पहला इश्यू याद होगा आपको जो हब में था कि वो ट्रैफिक जनरेट करता था, स्विच ट्रैफिक जनरेट नहीं करता था, मतलब पहला इश्यू रिजॉल्व हो गया। डायरेक्ट कम्युनिकेशन है तो उसको फ्लडिंग ही नहीं करनी पड़ रही। जब फ्लडिंग नहीं करनी पड़ रही तो जो मैसेज 10 ने 40 को भेजना है वो 40 को ही मिलेगा, ना 20 के पास जाएगा ना 30 के पास जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि हब तो बिल्कुल ही सिक्योर डिवाइस नहीं है ना, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन कंप्यूटर सेंड्स अ मैसेज इट विल बी फ्लडेड अगर ये हब है। स्विच सिर्फ एक बार, ये स्विच सिर्फ उस वक्त फ्लडिंग करता है कि जब उसको यहाँ मैक टेबल में डेस्टिनेशन नहीं मिलता। ऐसे होता है, रेयर होता है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जब स्विच के पास मैक टेबल में वो एड्रेस नहीं मिलता उसको, हम देखेंगे ऐसी सिचुएशंस। एनीवेज, तो सिक्योरिटी का इशू भी किसी हद तक रिजॉल्व हुआ जो हब में था। एवरी टाइम अब जब भी कोई कंप्यूटर सेंड मैसेज करेगा डायरेक्ट मिलेगा। 20 को 30 से बात करनी है, डायरेक्ट मैसेज 3 से निकल के इधर आ जाएगा। तो स्विच ने वो दूसरा मसला भी हल कर लिया जो हब का एक ड्रॉबैक था। स्विच की जो पोर्ट्स होती हैं, स्विच की जितनी भी पोर्ट्स होती हैं, ये पोर्ट्स ये फुल डुप्लेक्स होती हैं, तो कोलिजन का भी चक्कर खत्म हो जाएगा। ये फुल डुप्लेक्स पोर्ट्स हैं सारी की सारी। ठीक है, तो अगर ये फुल डुप्लेक्स है तो फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि आने वाली लेन अलग है, जाने वाली लेन अलग है। तो जो अंदर आने वाला ट्रैफिक है वो अपनी लेन में आएगा, जो बाहर जाने वाला ट्रैफिक है वो अपनी लेन में बाहर जाएगा। तो हेड ऑन तो कभी होंगे ही नहीं आपस में, तो कोलिजन भी नहीं होगा कभी। ठीक है, तो इसीलिए स्विच को कोलिजन पॉइंट नहीं कहा जाता, हब को कहा जाता है। ठीक है, स्विच की पोर्ट्स पे कोलिजन नहीं होते। जब कोलिजन नहीं होते तो रीसेंड भी नहीं करना पड़ा डेटा इसको, और टाइम, इसीलिए स्विच की जो स्पीड है वो ऑब्वियसली बहुत फास्ट होता है स्विच हब के मुकाबले में, और बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। यानी किसी नेटवर्क में अगर आप हब को निकाल के उसकी जगह स्विच लगाएं तो एक वाज़ेह फ़र्क पता चलता है दोनों की नेटवर्क की परफॉर्मेंस में। एकदम से जो अपग्रेड हो जाती है नेटवर्क की परफॉर्मेंस। तो ये स्विच की ख़ास बात है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्विच की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी स्विच ने किस तरह से तीनों इश्यूज को जो हब के थे उनको रिजॉल्व किया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें कि जो मैक टेबल है वो, यानी स्विच के पास जो मैक टेबल बनता है ये इसकी रैम में होता है, यानी टेम्पररी स्टोरेज है ये। जब स्विच रीस्टार्ट होगा तो ये मैक टेबल 0 ख़त्म हो जाएगा और फिर वो दोबारा से मैक टेबल बनाएगा। तो ये परमानेंट नहीं होता। और अगर स्विच ऑन है और कई दिनों तक भी स्विच ऑन रहता है, कंटिन्यू, ज़रूरत नहीं होती स्विच को रीस्टार्ट करने की, तब भी ये जो मैक एड्रेस है ये स्विच के पास मैक्सिमम 5 मिनट तक रहते हैं। उसके बाद फिर इनका आमतौर पे कहा जाता है 5 मिनट के बाद इनको फिर ये रिफ्रेश करता है फॉर एग्जांपल। और यही होना भी चाहिए, यही बेहतर अप्रोच भी है कि लेट्स सपोज कि ये जो कंप्यूटर है 10, इसका मैक एड्रेस इसका 10 है, ये क्रैश हो गया, ये ख़राब हो गया, तो एक डेस्कटॉप सपोर्ट का एक आएगा बंदा और वो इस कंप्यूटर को निकाल देगा और अपने पास ले जाएगा, और टेम्परेरी या हो सकता है कि परमानेंटली आपको एक और कंप्यूटर दे दे। जब वो नया कंप्यूटर आपको देगा
तो अब उसका मैक एड्रेस जाहिर है वो नहीं होगा जो पुराने कंप्यूटर का था। मैक एड्रेस यूनिक होता है, एक दफ़ा एक कंप्यूटर को मैक एड्रेस मिल गया तो दूसरे कंप्यूटर को वो मैक एड्रेस नहीं मिल सकता। ठीक है, तो लेट सपोज एक नया कंप्यूटर आया जिसका मैक एड्रेस था 50, तो अब ये 10 जिसका मैक एड्रेस था वो तो बाहर जा चुका और उसकी जगह 50 लग गया, 50। तो अब 10 को जब इस नेटवर्क से आउट किया गया, जाहिर है दूसरा कंप्यूटर आएगा, उसको लगने में और थोड़ा सा टाइम लगता है। स्विच मैक्सिमम 5 मिनट देखता है कि अगर किसी किस्म का कोई अपडेट नहीं मिल रही उसको यहाँ से, तो वो उसको अपने पास से डिलीट कर देता है, मिटा देता है। यानी वो कहेगा कि पोर्ट नंबर 1 एम्प्टी हो गई, खाली है, इसमें कोई मैक एड्रेस मौजूद नहीं है। उसने देखा यार ये कंप्यूटर क्रैश हो गया, डेस्कटॉप सपोर्ट का लड़का आया, उसने ये कंप्यूटर को निकाल के बाहर रख दिया, साइड में रख दिया, और फिर उसके बाद ज़ाहिर कंप्यूटर क्रैश हो गया था, कोई अपडेट ही नहीं मिल रही थी। या ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय छुट्टी पे गया हुआ है, तो वो 1 महीने की छुट्टी पर है, तो ये कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा। जब ऑन नहीं हो रहा तो इसका मैक एड्रेस स्विच अपने पास नहीं रखेगा, ये अपने पास से इसको लेट सपोज इसने हटा दिया, माइनस कर दिया। नया कंप्यूटर आया और नया कंप्यूटर आके लगा और जिसका मैक एड्रेस था 50, जिसका मैक एड्रेस था 50। अब जैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क पे आएगा, इसको आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, ये रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट इसकी इस पोर्ट पर आएगी। जैसे ही इस पोर्ट पर आएगी, स्विच फौरन अपने पास इसको दोबारा नोट कर लेगा, कहेगा ओह अच्छा कोई नई चीज आ गई है। पहले तो देखेगा भाई, अब ज़ाहिर है पोर्ट नंबर 1 खाली मिलेगी, उसको कोई भी नहीं है, क्योंकि पिछले वाले को तो उसने एलिमिनेट ख़त्म कर चुका है वो। अब उसको 50 नोट कर लेगा। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि मैक एड्रेसेस जो हैं वो रैम में जगह, अब एक किसी कंपनी में अगर 5000 कंप्यूटर्स हैं तो स्विच के मैक टेबल में 5000 कंप्यूटर्स को रखना, मतलब होंगे 5000 कंप्यूटर्स उसके पास। अब उनमें से कई कंप्यूटर्स ऐसे हैं कि जो ऑब्सलीट हो गए, उनको बाहर कर दिया, उनकी जगह नए कंप्यूटर्स आ गए। अब 150-200 कंप्यूटर्स ऐसे थे, स्विच तो ऑन है, वो चल रहा है साल, बाज़ कंपनी में स्विच 2-2 3-3 साल ऑन रहते हैं, ऑफ नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, उनके पास रिडंडेंसी होती है, तो ऑफ भी नहीं होते स्विचेस। ठीक है, तो बेहतर यही होता है कि अब ये कंप्यूटर बाहर निकल गया, क्रैश हो गया या ऑब्सलीट हो गया, पुराना हो गया, उसकी जगह नई मशीन आ गई। अब पुराने कंप्यूटर का मैक एड्रेस यहाँ रख के क्या करना है, जगह ही घेरेगा वो। एक तो ये कि सर्चिंग टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि पुराने मैक एड्रेसेस भी होंगे, नए मैक एड्रेस उसकी जगह पे आ जाएंगे। याद रखें, एक पोर्ट पे आप मल्टीपल मैक एड्रेसेस हो सकते हैं, लेकिन स्विच को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। पुराना अगर वो अपने पास सेव करके रखेगा तो उससे सिर्फ जगह ही गिरेगी और कुछ नहीं होगा, तो रैम भी बढ़ानी पड़ेगी उसको। यानी अगर वो ऐसा करने लगता है कि भाई इन एड्रेसेस को बजाय रैम में रखने के परमानेंट अपने पास रखे, तो एक कंपनी में 5000 मशीनें थी, 5 साल बाद, या नॉर्मली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में 5-6 साल बाद मशीन्स ऑब्सलीट हो जाती हैं, उनकी जगह नई मशीन्स आ जाती हैं। तो अब वो 5000 मशीन्स जो 5-8 साल बाद ऑब्सलीट हो गई, उनकी जगह नई मशीन्स आई, तो 5000 नए मैक एड्रेसेस आ गए। तो भाई पुराने वालों को भी अगर वो अपने पास रखे, नए को भी रखे, तो 10,000 कंप्यूटर के मैक एड्रेसेस होंगे स्विचेस के पास। क्या ज़रूरत पड़ी? और जबकि वो जो ऑब्सलीट हो गए उन वो तो अब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो नेटवर्क पे ही नहीं है, तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है फिर। तो यही बेहतर होता है कि स्विच के जो मैक टेबल बनता है ये रैम में बनता है, ये टेम्प्रेरी होता है। स्विच रीस्टार्ट करो, ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं भी करो रीस्टार्ट, ये 5 मिनट तक देखता है, अगर कोई अपडेट नहीं मिल रही ये उसको गायब कर देता है, यानी इसको जगह खाली हो जाती है उसकी, दूसरा कंप्यूटर आता है, दूसरा मैक एड्रेस आ जाता है। ठीक है, तो यह हमने देखा कि स्विच को, मैं इसमें वापस मैक एड्रेस वही पुराना वाला ही लगा देता हूँ, इसका मैक एड्रेस 10 है। तो किस तरह से स्विच काम कर रहा है और किस तरह से स्विच ने जो हब के इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो यानी कंप्यूटर जो मैसेज सेंड कर रहा है और अपना सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लगा के भेजता है यहाँ पर,
और स्विच इसको सही सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। जो मैंने शुरू में बताया कि जैसे ही कंप्यूटर में से मैक फ्रेम निकल के पोर्ट पे पहुंचता है तो स्विच उस एड्रेस को नोट कर लेता है। इस चीज़ को एड्रेस लर्निंग कहा जाता है, और यही एड्रेस लर्निंग यानी सबसे पहला फंक्शन है स्विच का, एड्रेस को लर्न करना। लेकिन उसके बाद जब उसको पता होता है कि वो डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, कहता है अच्छा भाई 40 मैक टेबल में मुझे इस 40 के साथ मुझे क्या करना है, वो मैक टेबल से पता चलता है उसको। मैक टेबल उसको समझ लें हार्ट है, वो उसकी जान कहते हैं स्विच की, मतलब स्विच इसके बगैर कोई काम नहीं कर सकता। उसने देखा पोर्ट 4 पे है, 4 पे उसने उसको फॉरवर्ड कर दिया और बाकी 2 पोर्ट्स को फिल्टर आउट कर दिया। फिल्टर का मतलब है कि क्रॉस के यहाँ नहीं भेजना मैंने, फिल्टर आउट का यही मतलब है कि छान लेना। इस जगह पे आके वो छान रहे कि यार मैंने किसको हटा देना है, कौन किन 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 पोर्ट्स को मैंने फिल्टर आउट करना है और कहाँ फॉरवर्ड करना है। तो इस फंक्शन को कहते हैं ज़ाहिर है फिल्टर, ये लिखा हुआ था /filter डिसीजन। ये वो स्विच का डिसीजन है कि उस पर उसने ये डिसाइड करना है कि ये पैकेट, ये जो फ्रेम आया है, ये किस जगह पे मैंने इसको फॉरवर्ड करना है और किन किन पोर्ट्स को मैंने फिल्टर आउट करना है। ठीक है, यानी अगर मैं इसकी एक एग्जांपल जल्दी से आपको यहाँ पर भी बता दूँ तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि मैंने मैंने स्विच लगाया, ठीक है, एक 2960 स्विच है और उसके साथ मैंने 2 कंप्यूटर्स लगा दिए। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने एक मशीन ये लगा दी। क्विकली हम ये एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मैं इन 2 कंप्यूटर्स को जल्दी से स्ट्रेट केबल के ज़रिए कनेक्ट भी कर देता हूँ स्विच के पास, स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूँ मैं इसको। अच्छा, और अच्छा मैं इन दोनों मशीन्स को आईपी एड्रेस भी दे रहा हूँ। ठीक है, की वजह है एक, लेट्स सपोज मैंने इसको कहा कि यार ये है 192.168.1.1 और दूसरा जो है वो है 192.168.1.2। ठीक है, और ये मैंने इनके दोनों के आईपी एड्रेस दे दी। अगर मैं इस मशीन पे जाऊं और मैं देखूं यार इसका मैक एड्रेस क्या है, तो इसका मैक एड्रेस भी यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। ये इसका मैक एड्रेस है। ठीक है, ध्यान में रखें, शुरू के 4 जीरो है, मैक एड्रेस इस फॉर्म में होता है। ये इसका मैक एड्रेस है 6B0D। और जो दूसरी मशीन है उसका जो मैक एड्रेस है वो है इसके ये 0010, वो सारे 0 थे और ये 0010 है। ठीक है, मैं अगर देखना चाहूँ कि ये दोनों कंप्यूटर्स जो हैं ये आपस में इनका मैक एड्रेस स्विच ने लर्न किया या नहीं किया, तो अभी फ़िलहाल स्विच पे मैं ये सिस्को की एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं मैक टेबल कैसे चेक करूँ इसका। तो मैं सिस्को में गया और मैं इसको इनेबल करके सिंपल मैं कमांड दे सकता हूँ शो मैक एड्रेस टेबल की। जैसे ही मैं ये कमांड दूंगा तो अभी कोई मैक एड्रेस शो नहीं हो रहा। ठीक है, खाली है। इसका तो ये मतलब हुआ कि अभी तक स्विच ने एड्रेस लर्न ही नहीं किए इन दोनों के। ज़ाहिर उसकी वजह ये कि ये कोई नेटवर्क ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई सर्वर्स लगे हुए हों और कंप्यूटर ने सर्वर से बात करने के लिए, भाई अगर ये लगा है नया कंप्यूटर, इसको आईपी एड्रेस चाहिए होगा, ये किसी किस्म की ब्रॉडकास्ट करनी है तो नॉर्मली वो सर्वर्स के लिए होती है। अब ज़ाहिर है ये कोई एक पूरा नेटवर्क तो है नहीं कि जिसमें और मशीनों से कोई कांटेक्ट इसको करना पड़ रहा है आईपी एड्रेस के लिए या आर्प रिक्वेस्ट या कोई रिक्वेस्ट। तो फिर मैं एक फोर्सफुली एक पिंग कराता हूँ इस मशीन को दूसरी मशीन। तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये मशीन पिंग करे इस मशीन को ताकि डेटा इस स्विच के ज़रिए होता हुआ उस मशीन तक पहुँचे। फिर हम ये देखेंगे कि स्विच ने मैक एड्रेस नोट किया या नहीं किया। पिंग करते हैं इस मशीन से बैठ के 192.168.1.2 को। ठीक है, तो ये पिंग हो रहा है। अब हम जाते हैं क्योंकि डेटा यहाँ से इधर आया होगा और यहाँ से इधर आया होगा। मैं दोबारा अगर शो मैक एड्रेस टेबल करूंगा तो देखें आप, दोनों मैक एड्रेसेस नोट कर लिए स्विच ने। पोर्ट नंबर 1 पे चारों जीरो वाला है, पहला वाला, और जो पोर्ट नंबर 2 है उस पे दूसरा मैक एड्रेस है। स्विच को आईपी एड्रेस समझ में नहीं आता, ये बात ज़हन में रखें। स्विच को सिर्फ मैक एड्रेस समझ में आता है। ये पूरा एक ये सवाल बन सकता है कि सर फिर ये आईपी एड्रेस आपने पिंग कराया था तो स्विच ने कैसे पास किया। बिल्कुल जेन्युइन सवाल है
और इसका जवाब भी आपको मिलेगा आगे के लेक्चर्स में इंशाल्लाह, जब आप और डिटेल से पढ़ेंगे स्विच के फंक्शंस को। स्विच बहरहाल आईपी एड्रेस को नहीं समझता, इसको सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस समझ में आता है, और उसने देखें आप वही नोट किया है, उसको आईपी एड्रेस से कंसर्न भी नहीं है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि इसने मैक एड्रेस लर्न किया और अपने पास मैक टेबल में इसको जगह दे दी। ठीक है, तो स्विच के तीन जो की फंक्शंस में एड्रेस लर्निंग हो गया, फॉरवर्ड स्लैश फिल्टर। अच्छा, अभी इसमें अगर हम आगे देखें तो आप ये देख सकते हैं वही चीज़ है जो मैंने अभी तक आपको समझाई है अलग से, ये स्लाइड में भी है कि एक स्विच है, उसके साथ ये 4 कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, 4 मैक एड्रेसेस हैं। कंप्यूटर ए, डिवाइस ए sends a message to device D. Switch will add A's MAC address to its MAC table. ठीक है, and forward the frame to all other ports. क्योंकि पहली दफ़ा तो उसको नहीं पता डेस्टिनेशन क्या है, वो फ्लडिंग करेगा, उसके मैक टेबल में अभी है ही नहीं। अगर डिवाइस D, if device D replies back to device A, switch will learn D's MAC address now. ठीक है, नाउ अब अगर ए दोबारा मैसेज सेंड करता है, इफ ए सेंड्स अ फ्रेम टू डी अगेन, स्विच विल नॉट फ्लड या ब्रॉडकास्ट इट टू ऑल अदर पोर्ट। अब स्विच फ्लडिंग नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्टली उस कंप्यूटर पे मैसेज भेजेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन जो है वो उसने 40 को अपने पास नोट कर लिया होगा उससे पहले। टू ऑल अदर पोर्ट rather than it will check the destination address in a lookup table या MAC table and forward it directly to D। ठीक है, अब आपको ये चीज़ आई एम श्योर कि क्लियर होगी। मैं इस पे इसलिए भी थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ कि ये बेस है, ये स्विचिंग जो है नेटवर्क की। भाई अगर आपको स्विचिंग के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, अभी जब जूम की क्लास भी होगी तो इसमें भी आप जितने सवाल पूछ सकते हैं पूछिएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करें, क्योंकि अभी क्लियर करोगे तो आगे बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखें अब इसमें भी वही चीज़ है, एक स्विच बनाया है, 4 कंप्यूटर्स लगा दिए, स्विच ने चारों के मैक एड्रेसेस अपने पास नोट किए हुए हैं, पोर्ट नंबर E0, E1, E2, E3 पे। ठीक है, स्टेशन ए सेंड्स अ फ्रेम टू स्टेशन सी। क्या कहता है वो कि डेस्टिनेशन जो है वो नोन है, पता है स्विच को, क्योंकि C जो है वो है ये 0260 उसको पता है स्विच को कि E3 पे लगी हुई है, सॉरी 2222 ये वाली है, ये E2 पे लगी हुई है। तो फ्रेम इज नॉट फ्लडेड, ज़ाहिर वो फ्लड नहीं करेगा, फिल्टर आउट करेगा 2 को, और जहां फॉरवर्ड करना है वहां फॉरवर्ड कर देगा। फिल्टर्ड एंड फॉरवर्डेड टू ओनली द कॉरिस्पॉन्डिंग पोर्ट। ठीक है भाई, तो स्विच का ये काम है, जिस तरह से स्विच, और जाहिर है कि ये फीचर स्विच के ऐसे हैं कि आज 30 साल हो गए स्विच को बने हुए, स्विच में एडवांस स्विचेस आ गए, लेकिन जो की फंक्शन है स्विच के वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। कोई और डिवाइस अभी तक नहीं आई जिसने स्विच को रिप्लेस किया हो, कोई भी और ऐसी डिवाइस नहीं आई है जिसने स्विच को रिप्लेस कर दिया हो। इतनी इम्पोर्टेंट इन टॉपिक है, या डिवाइस आप नेटवर्क की इतनी इम्पोर्टेंट की डिवाइस है ये किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने में। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा कि हम स्विचेस में और आगे इसकी फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे कि स्विच के और फंक्शंस क्या हैं, लूप किस तरह से बनती है स्विच में, और भी इंशाल्लाह इसके मज़ीद आगे टॉपिक देखेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।